सर्वप्रथम मैं माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ। परिष्कार क्लासेज सरदार शहर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम परिष्कार क्लासेज सरदार शहर में विज्ञान विषय, जिसमें सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान विषय आते हैं, इसमें आज हम जीव विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है उनमें एक टॉपिक आता है पाचन तंत्र। उसकी आज हम शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, पाचन तंत्र की बात करते हैं। पाचन तंत्र एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसमें रिट है, पटवार है, अन्य कई प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, इसमें इस जो तंत्र है इससे संबंधित एक दो प्रश्न है वो हमेशा आते रहते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक तंत्र है। तो पाचन तंत्र की बात करते हैं। पाचन तंत्र में हम जो मानव का जो पाचन तंत्र है, मानव का जो पाचन तंत्र है उसमें हम देखते हैं कि इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो भागों में सबसे पहले हम बात करते हैं, एक आता है आहार नाल, आहार नाल। दूसरा आता है इसमें पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। ये दो महत्वपूर्ण भागों में इसको विभाजित करता है। अब हम देखते हैं कि पाचन का मतलब क्या होता है, पाचन किसे कहते हैं। पाचन एक वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों को सरल सरल अणुओं में तोड़ा जाता है और तोड़ करके उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल या सूक्ष्म पदार्थों में या अवयवों में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो पाचन किसे कहते हैं? जटिल भोज्य पदार्थों को सरल या सूक्ष्म पदार्थों या अवयवों में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। पाचन के कितने भाग होते हैं? पाचन तंत्र के आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल की बात करते हैं तो मनुष्य की जो आहार नाल है, आहार नाल या आहार नलिका, आहार नली, यह लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। 8 से 10 मीटर लंबी होती है। जीवित अवस्था में इसकी लंबाई छोटी होती है, लेकिन मृत होने के बाद में जब व्यक्ति मर जाता है तो इसकी लंबाई में बढ़ोतरी हो जाती है। शाकाहारी प्राणियों की आहार नाल लंबी होती है और मांसाहारी प्राणियों की जो आहार नाल होती है वो थोड़ी छोटी होती है। हम बात करते हैं आहार नाल की। आहार नाल में देखिए अलग अलग अवयवों में इसको विभाजित कर सकते हैं। आहार नाल में सबसे पहले मुख आता है, फिर मुख गुहा आती है, फिर ग्रसनी आती है, फिर ग्रासनाल आता है या ग्रशिका आती है। इसके बाद में अमाशय आता है, इसके बाद में छोटी आंत आती है, उसके बाद में बड़ी आंत आती है, बड़ी आंत। तो इस प्रकार अपन आहार नलिका को मुख से शुरुआत करके जो बड़ी आंत है वहां तक इसको खत्म करते हैं। प्रारंभ इसका मुख से होता है और अंत है वो इसका बड़ी आंत से होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं पाचक ग्रंथियों की। पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हमारे जो मुख है, मुख में हमारे लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां ये पाचक ग्रंथियों में आती है। 2 नंबर अपन बात करते हैं किसकी? आपका लीवर या यकृत, लीवर या यकृत या इसको क्या कहते हैं? जिगर।
ये भी हमारी पाचक ग्रंथि है। इसके बाद में हमारे जो छोटी आंत है उसमें क्या पाई जाती है, छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसके बाद में हमारा अमाशय है, अमाशय में भी क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारा जो अग्नाशय है, अग्नाशय, अग्नाशय भी किसके अंतर्गत आता है, पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि हमारा जो मानव का जो पाचन तंत्र है उसमें एक तो आहार नाल हो गया जिसको अपन निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। दूसरा भाग हो गया पाचक ग्रंथियाँ जिसमें लार ग्रंथियाँ, लीवर, जठर ग्रंथि, अग्नाशय ये सम्मिलित है। अब हम अगर मानव के पाचन तंत्र को एक डायग्राम के द्वारा देखें तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले ये मनुष्य का मुख हो गया, मुख के बाद में ये मुख गुहा, इसके बाद में ये ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में ये ग्रशिका, ग्रशिका के बाद में ये अमाशय, अमाशय, अमाशय के बाद में ये छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत और अमाशय के बीच में अग्नाशय पाया जाता है। ये अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय के बाद में जहाँ पर छोटी आंत यहाँ से खत्म हो जाती है और यहाँ से बड़ी आंत प्रारंभ हो जाती है। ये बड़ी आंत, ये बड़ी आंत, बड़ी आंत। यहाँ हमारा यकृत पाया जाता है, यकृत के ऊपर पित्ताशय, पित्ताशय, यह है यकृत। तो इस प्रकार हमारा जो पाचन तंत्र की शुरुआत होती है वो मुख गुहा से होती है और इसका जो अंत है वो बड़ी आंत का एक अंतिम भाग होता है मलाशय, मलाशय पे खत्म होती है। तो इस प्रकार पाचन में सबसे पहले, पाचन तंत्र में सबसे पहले हम भोजन को सबसे पहले मुख से मुख गुहा में लेते हैं, उसमें पाचन की क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पाचन की। तो पाचन में हम देखते हैं मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होती है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हम भोज्य पदार्थों में सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा अन्य जो रेशे हैं, जल है, विटामिन है, खनिज लवण है, वो भी पाए जाते हैं, लेकिन पाचन मुख्यतः इन 3 पदार्थों का ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख गुहा की। मुख, हमारा जो मुख है वह ऊपरी व निचले होठों से घिरी हुई संरचना होती है। मुख है वह ऊपरी व निचले होठों से घिरी हुई संरचना होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं मुख गुहा की। मुख गुहा, बक्कल कैविटी बोलते हैं जिसको, मुख गुहा। तो मुख गुहा में देखिए एक तो महत्वपूर्ण अंग पाया जाता है इसमें जीभ, एक इसमें क्या पाए जाते हैं, दंत या टीथ, और तीसरा इसमें क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ। ये 3 चीज़ें इसमें पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जीभ की। जीभ एक मांसपेशियों से बनी हुई संरचना होती है। इसमें केवल मांसपेशियाँ ही पाई जाती है, इसमें न तो हड्डियाँ पाई जाती है न उपास्थियाँ पाई जाती है। यह एक लचीला अंग होता है। क्या होता है, लचीला अंग है।
अब जीभ का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में जीभ होती है वह एक तो भोजन का स्वाद ज्ञात करने का कार्य करती है। भोजन में हम देखते हैं मीठापन, खट्टापन, कड़वापन, नमकीन, ये सारा का सारा स्वाद ज्ञान करवाने का कार्य कौन करती है? जीभ करती है। ठीक है, जीभ होती है वह हमारे मुख गुहा के अंतिम भाग में, मुख गुहा के अंतिम भाग में फ्रेनुलम लिग्वल नामक संरचना से जुड़ी रहती है। ठीक है, जीभ होती है यह हमारे शरीर में जो कंठ में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है हायोइड। हायोइड, हायोइड जो बोन्स होती है उससे ये जुड़ी रहती है। अगर हमारे कंठ की जो यह हड्डी अगर टूट जाए, हायोइड हड्डी टूट जाती है, तो या तो जीभ हमारे शरीर के अंदर चली जाएगी या जीभ बाहर आ जाएगी। तो हमारे जीभ को सहारा प्रदान करने का कार्य अर्थात स्थिर रखने का जो कार्य करती है वो हायोइड अस्थि करती है। इसके बाद में हम देखते हैं जीभ के अलग ऊपरी भाग पर, जीभ के ऊपरी भाग पर छोटी छोटी दानेदार संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं। ये स्वाद कलिकाएं हमें किसका ज्ञान करवाती है? स्वाद का ज्ञान करवाती है। तो जीभ के अग्र भाग पे पाई जाने वाली जो कलिकाएं हैं ये हमें मीठे का ज्ञान करवाती है। किसका? मीठा। इसके पृष्ठ भाग पर पाई जाने वाली जो स्वाद कलिकाएं हैं ये हमें कड़वे कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाती है। इसके बाद में इसके बीच में जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है यह हमें खट्टे का ज्ञान करवाती है, और इसके जो पार्श्व भाग में पाई जाती है ये हमें नमकीन स्वाद का ज्ञान करवाती है। ठीक है, इस प्रकार अपन कह सकते हैं मीठे का ज्ञान होगा वो हमें किससे होगा? जीभ के अग्रभाग से। कड़वे का किससे होगा? जीभ के पश्च भाग से। खट्टे का कहाँ से होगा? जीभ के मध्य भाग से। और नमकीन का स्वाद हमें किससे होगा? जीभ के पार्श्व भागों से। इस प्रकार जीभ जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन में लार मिलाने का कार्य भी कौन करती है? जीभ करती है। इसके साथ साथ हमारे बोलने में भी जीभ क्या होती है? सहायक होती है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो जीभ है वो क्या क्या कार्य करती है? एक तो बोलने में मदद करती है, भोजन को में लार मिलाने का कार्य करती है, भोजन को लसलसा बनाती है, जिससे भोजन होता है वो निगलने योग्य बनता है। ठीक है, तो ये जीभ है जो हमें क्या ज्ञान करवाती है? एक तो भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब प्रश्न यहाँ से उठते हैं कि भाई जीभ के कौन से भाग से में मीठे का ज्ञान होता है? अग्रभाग से। कड़वे का कहाँ से होता है? पश्च भाग से। खट्टे का कहाँ से होता है? मध्य भाग से। नमकीन का ज्ञान कहाँ होता है? पार्श्व भागों से। ठीक है, इसके बाद में जीभ का जो दूसरा मुख गुहा का जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग है वो है दंत, दांत। दांत की बात करते हैं तो देखिए मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं ये भी महत्वपूर्ण अंग होते हैं। दंत है या जो दांत है या जो टीथ है, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी। दंतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। अब देखिए मनुष्य के अगर हम बात करें तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। एक तो जिनको अपन दूधिया दांत कहते हैं और एक स्थायी दांत। स्थायी दांत, तो 2 प्रकार के दांत होते हैं। दूधिया दांत होते हैं, इनकी संख्या अपन देखते हैं कि मनुष्य के अंदर दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। इसमें दूधिया दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब एक प्रश्न तो यही बनता है यहाँ पर। ठीक है, एक देखिए दांतों के ऊपर एक सफेद रंग की परत पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? इनेमल। ये भी प्रश्न बनता है।
इनेमल या एनिमल बोलते हैं। ये दांतों को क्या करती है, ये शरीर का, ये प्रश्न यहाँ पे बनता है, यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होती है या होता है। ये शरीर, तो अपन एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि दांतों के ऊपर शरीर का सबसे जो कठोर पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा होता है, इनेमल होता है, जो दांतों की सुरक्षा करता है। ठीक है, दांत किसके बने होते हैं, दांत कैल्शियम कार्बोनेट तथा फास्फोरस से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दांतों के ऊपर जो परत पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। अब बात करते हैं अपन दांतों की। तो मनुष्य के अंदर चार प्रकार के दंत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत होते हैं। इसमें देखिए ये जो 4 प्रकार के जो दंत हैं इनको हम क्रम से देखते हैं कि दांतों के प्रकार। एक देखिए, सबसे पहले जो आगे के दंत होते हैं उनको कृतनक कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतनक, या इनको बोलते हैं इंग्लिश में इंसाइजर। फिर 2 नंबर आता है रदनक, इनको बोलते हैं केनाइन। फिर आता है अग्र चवर्णक, प्रीमोलर, और लास्ट में आता है चवर्णक, जिनको क्या कहते हैं, मोलर दंत। तो मनुष्य के कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ICPM। तो इस 4 प्रकार के दांत होते हैं जिनकी अलग अलग क्या होता है, आकार होता है। अब देखिए इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। ये क्या कार्य करता है, ये भोजन को काटने का कार्य करता है, काटने का कार्य। ये क्या कार्य करता है, केनाइन होता है। इनको जो कृतनक दांत होते हैं यह, इनको स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्माइलिंग टीथ। यानी जब हम हंसते हैं तो मुख्यतः जो दिखाई देते हैं दांत वो कौन से होते हैं, कृतनक होते हैं, इसलिए इसको स्माइलिंग टीथ भी कहा जाता है। अब बात करते हैं किसकी, रत्नक की। रत्नक की, ये मांसाहारी प्राणियों में ज़्यादा विकसित होते हैं और ये भोजन का चीर फाड़ करने का कार्य करते हैं, भोजन का चीर फाड़। और मांसाहारी प्राणियों में क्या होते हैं, ज़्यादा विकसित होते हैं। ठीक है, नुकीले दांत होते हैं। ठीक है, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनमें क्या करते हैं, ये बाहर निकले रहते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर यह ज़्यादा कार्य नहीं करते। इसके बाद में हम बात करते हैं अग्रचवर्णक की। अग्रचवर्णक होते हैं, यह दांत होते हैं, ये दोनों ही दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य है, चबाने का कार्य है। अब देखिए हम बात करते हैं मनुष्य के दंत सूत्र की। दंत सूत्र, अब कौन से दांतों की संख्या कितनी होती है। अब मनुष्य के अंदर 2 जबड़े होते हैं, दोनों जबड़ों में 16-16 दांत पाए जाते हैं। इन दोनों जबड़ों में जो 16-16 दांत पाए जाते हैं उनमें रदनक, कृतनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इनकी संख्या कितनी होती है, इनके बारे में एक दंत सूत्र है, उससे हम ज्ञात करेंगे, जिससे हमें आसानी होती है। मनुष्य का जो वयस्क जो मनुष्य है, वयस्क मनुष्य का जो दंत सूत्र है वह क्या है, 21-23/21-23। 21-23 से तात्पर्य हो गया इंटू 2 और लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 जबड़े हैं ना, ये जोड़ी के रूप में है। अर्थात अपन कहेंगे 4 ऊपर 4 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, 6 ऊपर 6 नीचे। तो अपन कह सकते हैं कि कृतनक दांतों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 4 और 4 कितनी हो गई, 8। रत्नक की संख्या कितनी हो गई, 4। इसकी संख्या कितनी हो गई, 4 4 8, और इनकी संख्या कितनी हो गई, 12।
तो कुल मिलाकर के ये कितनी होगी, 8 4 12 20 और 32, तो कुल कितने हो गए 32, अर्थात 16 ऊपर वाले जबड़े में और 16 नीचे वाले जबड़ों में। तो कई बार पूछ लेता है कि बताइए मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है, तो 21 23 बटा 21 23 गुणा 2 लगाना जरूरी है, अगर 2 नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। या फिर इस प्रकार आ सकता है 21 23 कोमा 21 23, तो ये भी सही है। तो मनुष्य के जो दंत सूत्र है उसमें ध्यान रखना कि मनुष्य में जैसे बांट सकते हैं, जैसे ये जो जबड़ा है मुख के 4 भाग कर सकते हैं। 4 भागों में अपन देख सकते हैं कि इधर कितने दांत आ गए आपके, ये देखिए 8 है, 8 है तो कितने हो गए देखो, 4 ऊपर और 4, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर। फिर देखिए ये कितने हैं आपके, 1 इधर 1 इधर 1 इधर और 1 इधर। फिर वो 4 है तो ये कितने आ गए, 2 2 2 और 2। उसके बाद में वो 3, तो ये कितने आ गए, 3 3 3 और 3। तो कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं ये मनुष्य का दंत सूत्र है। तो दंत सूत्र में आप ये इतना सा याद रख लीजिए, एक तो ये 21 23 बटा 21 23 गुणा 2, ठीक है। और दूसरा अगर ये इस प्रकार आ सकता है तो ऐसे भी हो सकता है 21 23 कोमा 21 23। एक प्रश्न बन सकता है दांतों में कौन से दांत क्या कार्य करते हैं। जो कृतनक होते हैं वो भोजन को काटने का कार्य करते हैं, ये भोजन का चीर फाड़ करते हैं, मांसाहारी प्राणियों में ज़्यादा विकसित होते हैं। ये प्रीमोलर दांत है, ये भोजन को, मोलर और प्रीमोलर दोनों ही भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी कहलाता है। दांतों के ऊपर शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा पाया जाता है, इनेमल पाया जाता है। ये दांतों को में कोई भी, जब हम कोई भी गर्म वस्तु या ठंडी वस्तु ग्रहण करते हैं तो उसको क्या करता है, यह बचाता है हमें। इसके बाद में हम बात करते हैं, दांत कंप्लीट हो गए। दांत में देखिए कितने प्रकार के हो गए दांत। एक तो मनुष्य के जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं, 2 बार आते हैं, एक दूधिया दांत और एक स्थायी दांत। अब एक कई बार प्रश्न आ जाता है कि बालक का दंत सूत्र क्या होता है। ये तो वयस्क का है, बालक का दंत सूत्र है यह 2102 बटा 2102 गुणा 2। तो बालक में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो 3 नंबर कौन से दांत है, अग्र चवर्णक। तो बालक में अग्र चवर्णक दांत नहीं पाए जाते। इसके बाद में यहाँ जो चवर्णक दांत है, जो मोलर है, उसमें जो तीसरा जोड़ी दांत होता है जिसको अपन अक्कल जाड़ भी कहते हैं, विजडम टीथ भी कहा जाता है जिसको, ठीक है ना। ये जो विजडम टीथ है यह भी बालक में अनुपस्थित होता है। जैसे ही प्यूबर्टी खत्म होती है, प्यूबर्टी खत्म होने के बाद में वह संधि काल बोलते हैं जैसे ही वह संधि काल लगभग 18 साल के बाद में खत्म हो जाती है। 18 साल के बाद में कभी भी ये जो विजडम टीथ है वह आ सकता है, ठीक है। तो इसको ये भी बालक में अनुपस्थित होता है। और एक ये जो अग्र चवर्णक दांत है ये भी बालक में नहीं पाया जाता। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दांतों के बारे में। अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, बालक में सबसे पहले जो छोटा शिशु होता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, तो बताइए। सबसे पहले इसमें कृतनक दांत है। कौन से, कृतनक। कृतनक में ऊपर वाले भी आ सकते हैं और नीचे वाले भी आ सकते हैं। एक दो बार कंपटीशन क्लासेस में ये भी पूछा गया है कि बताइए हाथी के जो बाहर दिखने वाले जो दांत होते हैं वो कौन से हैं, तो यह हाथी में कृतनक दांत होते हैं या इनसाइजर दांत होते हैं, ऊपरी इनसाइजर दांत जो हाथी में बाहर निकले रहते हैं। इसके बाद में मुख गुहा में एक चीज और बचती है, वह है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों की बात करें अपन तो मनुष्य के अंदर मुख गुहा में 3 जोड़ी, कितने जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जो एक लसलसा क्षारीय द्रव्य स्त्राव करती है, जिससे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें देखिए 3 जोड़ी में सबसे पहले एक आती है कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, जिसको पेरोटिड कहते हैं, पेरोटिड, एक जोड़ी। इसके बाद में दूसरी होती है सबलिंगुअल, ये भी एक जोड़ी, जिसको अपन अधोजीवा भी बोलते हैं, अधोजीवा। और एक होती है सब
मैंडिबल, यह भी कहाँ पाई जाती है? जबड़े के नीचे, तो इसको बोलते हैं अधोजंब, अधोजंब। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ थी, ये भी एक जोड़ी है, यह भी एक जोड़ी है और यह भी एक जोड़ी है। अब देखिए इनके द्वारा जो क्षारीय द्रव्य स्राव होता है, जो हमें क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। एक प्रश्न महत्वपूर्ण आता है कि बताइए लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है या पाए जाते हैं? तो लार के अंदर मुख्यतः 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है टाइलिन, कौन सा? टाइलिन। दूसरा इसमें कौन सा पाया जाता है? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? जो टाइलिन है यह तो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ये जो लाइसोजाइम है ये क्या करता है? जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। अर्थात भोजन में जो जीवाणु वगैरह आते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार एक यहाँ पे ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। एक और होता है कि जैसे पाचन की जो शुरुआत है, पाचन की जो शुरुआत होती है वो आहार नाल के कौन से भाग में होती है? तो अपन कह सकते हैं मुख गुहा, मुख गुहा। मुख गुहा में भोजन के पाचन की शुरुआत हो जाती है। ये जो टाइलिन नामक एंजाइम है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अर्थात यह सुक्रोज को, यह कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। इसमें बदलता है? माल्टोज में बदलता है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसके बाद में मुख गुहा में ये चीज़ कंप्लीट हो गई। इसके बाद में भोजन है वो ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका से होते हुए यह अमाशय में पहुंचता है। अमाशय की बात करते हैं। अमाशय एक हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है। यह अंग्रेजी के जे आकार का, अमाशय की अपन बात करते हैं तो देखिए अमाशय अंग्रेजी के जे आकार का थैलेनुमा अंग होता है, जिसमें जब भोजन पहुंचता है, जो भोजन पहुंचेगा तो यह जब भोजन पहुंचता है तो इसमें यह 1-1.5 घंटे तक तो ऐसे ही रहता है। इसके पश्चात इसमें पाचन की शुरुआत होती है। कुल मिलाकर के अपन देखें तो अमाशय में जो भोजन है वो 4 से 5 घंटे तक ठहरता है, 4 से 5 घंटे तक ठहरेगा। और इसके बाद में अमाशय में भोजन को मंथा जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी एक अवरोध होता है, यहाँ पर भी एक अवरोध होता है। यह अवरोध इस भोजन को ऊपर वापस ग्रसिका में नहीं जाने देता और यहाँ से जो भोजन जो छोटी आंत में आ जाता है तो छोटी आंत से वापस भोजन कहाँ नहीं जाता? अमाशय में नहीं जाता। तो ये 2 अवरोध है। इसको जठर आगम अवरोध कहते हैं, इसको जठर निर्गम अवरोध कहते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे ही अमाशय में जो भोजन पहुँचता है तो भोजन पहुँचने के बाद में अमाशय में भोजन एक कर्माकुंचन गति की शुरुआत हो जाती है। अब एक प्रश्न यहाँ पर भी बनता है, जो ये जो ग्रसिका से जो भोजन आता है वो कौन सी गति से आता है? कर्माकुंचन गति द्वारा। ये बहुत बार पूछा गया, कर्माकुंचन गति द्वारा। ठीक है, तो अमाशय में जो भोजन किसके द्वारा आता है? कर्माकुंचन गति के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में भोजन को मंथा जाता है। इसके बाद में अमाशय के अंदर क्या पाई जाती है? अमाशय ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो क्या करती है, जिनको अपन अमाशय ग्रंथियाँ भी कहते हैं। अमाशय ग्रंथियाँ, ये अमाशय ग्रंथियाँ क्या करती है? एक तो श्लेष्मा स्त्राव करती है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित करती है, एक यह पेप्सिनोजन एंजाइम स्त्रावित करती है और एक प्रोरेनिन नामक एंजाइम स्त्रावित करती है। अब देखिए ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह एक, इन सब को मिलाकर के अपन क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस या अमाशय रस बोल सकते हैं इसको अपन, या जठ रस कह सकते हैं। अमाशय रस या जठर रस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी जो पीएच होती है यह लगभग 1.2 होती है। कितनी होती है? 1.2। यह प्रबल अम्लीय होता है। अब देखिए
ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह भी क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे भोजन है वो तरल पदार्थ में बदल जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम। एक जो मुख गुहा है, मुख गुहा से जो भोजन आया था उसको अपन क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जैसे ही बोलस, जिसको अपन निवाला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, निवाला, तो बोलस या निवाला कहाँ पहुँच गया, अमाशय में। अमाशय में इसके अंदर ये जठ रस मिल गया, जठ रस मिलने से ये क्या बन गया, काइम बन गया। अब देखिए ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये पेप्सिनोजन को, किसको, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। इसमें बदल देता है, पेप्सिन में बदल देता है। इसी प्रकार ये जो प्रोरेनिन है, प्रोरेनिन, इसको ये किस में बदल देता है, रेनिन में बदल देता है। जिसके आगे या पीछे नोजन लगा हुआ होता है या शुरुआत में प्रो लगा रहता है वह निष्क्रिय फॉर्म होती है, निष्क्रिय रूप होता है। तो इसको सक्रिय बदलने के लिए कौन कार्य करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कार्य करता है। तो ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल देता है और प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है। ठीक है, अब ये जो पेप्सिन और जो रेनिन है ये दोनों ही क्या करते हैं, यह तो प्रोटीन का पाचन करेगा और यह क्या करता है, दूध में जो केसिन प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन, उसको पेराकेसिन में बदलने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं मुख गुहा में किसकी शुरुआत हुई थी, पाचन की शुरुआत कहाँ हुई थी, मुख गुहा में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया था, माल्टोज में। तो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, अमाशय से। कहाँ से, अमाशय से। हमने कहा था कि हमारे भोजन में मुख्यतः 3 पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और अब बात करते हैं वसा की। तो वसा का जो पाचन है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि एक बार ये भी पूछा गया प्रश्न है कि भाई कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत या पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, मुख गुहा से हो जाती है। ठीक है, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं छोटी आंत की। एक बार प्रश्न पूछा था कि भाई भोजन का सर्वाधिक पाचन अवशोषण कौन से अंग में होता है, कौन से अंग में होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, छोटी आंत। कौन सा हो जाएगा उत्तर, छोटी आंत। अब इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं, ये जो छोटी आंत है इसकी जो लंबाई है यह बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। यह लगभग 5 से 6 मीटर लंबी होती है। इसका जो व्यास होता है यह कम होता है, यह घुमावदार होती है। जैसे मैंने अभी डायग्राम में बताया था कि इस प्रकार ये घुमावदार होने के कारण, ठीक है, तो ये घुमावदार होती है। इसका व्यास कम होता है, व्यास कम होता है, लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। अब देखिए भोजन का जो सर्वाधिक पाचन अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, अब देखिए तो जो छोटी आंत और जो अमाशय है इसके बीच में अग्नाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस स्त्रावित होता है जो छोटी आंत में पाचन की क्रिया को महत्वपूर्ण कार्य करवाता है। तो हम आगे वाले जो इसका दूसरा नेक्स्ट भाग होगा पाचन तंत्र का, उसमें भोजन के पाचन की आगे जो छोटी आंत में जो प्रक्रिया होगी, बड़ी आंत के जो भाग होंगे, उसके बारे में अपन दूसरे भाग में इसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।